जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम अरशद शरीफ शहीद के हवाले से बात करेंगे, जो कीनिया में इसी साल 23 अक्टूबर को अल्लाह के हजूर पेश हो गए और शहादत के आला मुकाम पे फायज हुए। उन्होंने पाकिस्तान के जो जर्नलिज़्म की दुनिया है, जो सहाफ़ती दुनिया है, जो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की दुनिया है, उसमें एक अच्छा खासा नाम कमाया। अपनी मेहनत मेहनत के साथ शबाना रोज़ मेहनत करके उन्होंने एक मुकाम बनाया और पाकिस्तान की सहाफ़त को एक नया रुख दिया था। पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग, तहकीकी रिपोर्टिंग का एक ऐसा रुझान पैदा किया जो इससे पहले पाकिस्तान में मुल्क में नहीं था। और लोग उससे उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे, उसको देखते भी थे, उसको वज़न भी देते थे। उनके इसी तरीक़ेकार, इसी स्ट्रेटजी की वजह से गवर्नमेंट भी परेशान थी, एस्टेब्लिशमेंट भी इससे परेशान थी। उनका बयानिया जब भी वो ज़िंदा रहे, जब तक ज़िंदा रहे, जब तक वह अपनी सहाफ़त में, अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में सरगर्म रहे, उनका बयानिया अदालत में, हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट पे, वो चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की हर तरह की एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के तमाम तर अदारों में उनका बयानिया हावी हावी रहा, छाया रहा। उनके मौक़िफ़ को, उनकी बात को मुस्तरद करना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी, वो जब बात करते थे, उनका अंदाज़े गुफ्तगू एक उस्ताद की तरह था। उस्ताद जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, दलाइल के अंबार लगाता है, जो बात वो अपनी क्लास में अपने बच्चों को बताता है, तो उसको अपने शवाहद के साथ, अपने दलाइल के साथ, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ उसको निखार के बच्चों के सामने पेश कर देता है। तो हमारे अरशद शरीफ शहीद का भी जो स्टाइल था, उनका जो अंदाज़ तकल्लम था, उनका जो गुफ्तगू का तरीका था, वो भी ऐसा ही था, एक उस्ताद की तरह था, एक वकील की तरह था। जिस तरह वकील जज के सामने अपने दलाइल पेश करके जज को और पूरी जो जुडिशल उनकी कमांड होती है, जो जुडिशल उनकी एस्टेब्लिशमेंट, जो उनकी ऑर्गेनोग्राम होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी होता है, उनके एक्सपर्ट्स भी होती हैं। जुडिशरी में जिस तरह एक वकील अपने दलाइल के साथ अपना बयानिया पेश करता है, इसी तरह अरशद शरीफ भी अपने बयानियों को बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश करते थे। मैं बज़ाते खुद उनका फ़ैन हूँ और अरशद शरीफ को मैं एक रोल मॉडल समझता हूँ। मैंने पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में कई सारे साथियों से मिला हूँ, कई सारे मीडिया के लोगों से मिला हूँ, लेकिन जो अंदाज़, जो तरीक़ाकार, जो गुफ्तार अरशद शरीफ की थी, वो मैंने किसी और साफ़ी में महसूस नहीं की। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, जन्नत में आला आला मुक़ाम दे। मैंने भी क्योंकि ग्रेजुएशन की है जर्नलिज़्म और पॉलिटिकल साइंस के साथ, लेकिन इस डिसिप्लिन में, इस प्रोफ़ेशन में अपना करियर एस्टेब्लिश नहीं किया था। लेकिन अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग को देखते हुए, उनके गुफ्तार, उनके किरदार और उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से काम किया, मैंने फिर फैसला किया कि मैं भी इस करियर में, इस फील्ड में, इस शोबे में आऊँगा और जहाँ तक मुमकिन हुआ अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए डिलीवर करूँगा। तो गोया मेरे तरह के और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अरशद शरीफ एक रोशनी था, एक रहबर था, रहनुमा था। वो हमें एक ज़िंदगी की नई जहत दे गया, हमारी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे गया और ये भी मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो पाकिस्तानी कौम के साथ दुनिया के जहाँ-जहाँ पे भी लोग उससे मुतासर थे, उसकी उसके अंदाज़ से, उसकी तकरीर से, उसकी गुफ्तार से, ये उनकी एक कंट्रीब्यूशन है कि हमें एक रुख दे गया। बात को आगे बढ़ाऊँगा। उनमें 2 ऐसी खूबियाँ थी जो अम्बिया की खूबियाँ होती हैं, जो अल्लाह के बरगज़ीदा लोगों की खूबियाँ होती हैं। वो खूबियाँ कौन-सी हैं? एक तो वो सच्ची और खरी बात करते थे। उसकी ज़द में चाहे उनका दोस्त आए, दुश्मन आए, उनका कोई ख़ानदान का बंदा आए, कोई भी आए, वो सच्ची बात करते थे। फिर दूसरी बात जो मैं समझता हूँ वो भी बुज़ुर्गों, औलिया और अम्बिया की खूबी है कि अपनी बात पे वो इस्तिक़ामत अख्तियार करते थे। उस पे जब इस्तिक़ामत अख्तियार करते थे तो फिर हो नहीं सकता कि आप पे मसाइल ना आएँ, आप पे फ़ितरे ना टूटें, आप पे मुश्किलात ना आएँ। तो इसी तरह अरशद शरीफ पे भी उनकी इसी सच्चाई की वजह से, इसी सदाकत की वजह से, इसी इस्तिक़ामत की वजह से उन पे आज़माइशें आई थीं। अरशद शरीफ ने गवर्नर कॉलेज रावलपिंडी में ग्रेजुएशन की, जर्नलिज्म मेजर सब्जेक्ट था उनका। फिर उन्होंने एमपीए किया, मास्टर ऑफ पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन, कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसके बाद उन्होंने अल्स्टर यूनिवर्सिटी आयरलैंड से उन्होंने एमए किया। एमए उनका जो मेजर सब्जेक्ट था वो मीडिया मीडिया स्टडी था। मीडिया स्टडी मतलब अपने ही पेशे में, अपने ही डिसिप्लिन में उन्होंने आला तालीम हासिल की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी वो एक रिकगनाइज और रिनाउंड जर्नलिस्ट थे। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद की पेशा वराना खिदमात को मुल्की और इंटरनेशनल सतह पे खराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अवार्ड भी जीते। जिस तरह 2012 में उन्होंने आगाही अवार्ड जीता, 2016 में उन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, फिर 2018 में उन्होंने करंट अफेयर एंकर ऑफ द ईयर्स का अवार्ड अता किया गया। 2019 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, जो सदर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल को, पाकिस्तान के दानिशवरों को, महक्कीन को दिया जाता है, वो अरशद शरीफ शहीद को दिया गया। इसी तरह उन्होंने एशियन इन्वेस्टिगेशन मीडिया अवार्ड दिया गया, फिर उन्हें वार कॉरस्पॉन्डिंग अवार्ड दिया गया। इस तरह से उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते थे, और अगर ज़िंदगी उनके साथ वफा करती तो इसमें कोई शक हो नहीं कि अरशद शरीफ ने इसी तरह से कई सारे ऐसे कारनामे अंजाम देने थे जिस पे पाकिस्तानी की कौम को फ़ख्र होता। उन्होंने जिस तरह एक रिसर्चर होता है, रिसर्चर चाहे उस्ताद हो, चाहे किसी रिसर्च लैब में काम करता हो, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इसी तरह जो जर्नलिस्ट है, जो सहाफ़ी है, वो भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में हालात व वाक़यात के मुताबिक, मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो इसी तरह से अरशद शरीफ शहीद ने भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, और जिस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने हाथ डाला, जिस पे भी उन्होंने काम किया, जिस पे भी उन्होंने अपना बयानिया या अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट की, ऐसा शानदार बयानिया उन्होंने तामीर किया। फिर किसी अदारे के लिए, किसी हुकूमत के लिए, किसी सिविल या फौजी एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके उनके बयानिए को, उनकी बात को रद्द करना मुमकिन ना रहा। तो उनका बयानिया क्योंकि दलाइल पर मबनी होता था, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ अपनी बात करते थे, तो उनकी बात फिर अदालत में भी मानी और जानी जाती थी। हुकूमतों को, मुल्कों को और गवर्नमेंट के मतलब डिपार्टमेंट को अपने डिसीजन वापस लेने पड़ते थे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी की कौम को, मुल्क को और मैं समझता बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जो काम किए, वो अरसा दराज तक याद रखे जाएंगे। और याद रखने के साथ साथ उन्होंने जो डायरेक्शन दे दिया पाकिस्तानी कौम को, वो डायरेक्शन भी मैं नहीं समझता कि अब तब्दील होगी। अब नज़रिया पाकिस्तान भी मुकम्मल होगा, अब क़याम पाकिस्तान की भी तकमील होगी, अब आज़ादी का हसूल भी यहाँ पे होके रहेगा। जो आज़ादी हमने 1947 में हासिल की थी, तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी उस आज़ादी पे शब खून मारा है, जो हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को मजरूह करते हैं, जो हमारी खारजा पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अब वो मज़ीद हमें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जो जहद, जो हमें बयानिया, जो हमें डायरेक्शन अरशद शरीफ शहीद दे गया है, वो डायरेक्शन इंशाल्लाह मुल्क और कौम के लिए अब निशान मंजिल बनेगी और हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। बात करूँगा एचईसी की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। हायर एजुकेशन कमीशन मुशर्रफ के दौर में बना था, और इसको पाकिस्तान की कौम के लिए बनाया गया था कि इसको प्राइवेट करने के हवाले से कई सारे पाकिस्तान के दानिशवरों ने काम करना शुरू किया। तो ये क्योंकि एक मैं समझता हूँ कि गैर दानिशमंदाना फैसला था, जिसके हवाले से अरशद शरीफ ने बड़ा काम किया और हुकूमत को ये जो उनका फैसला था वापस लेना पड़ा। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद ने उसके बाद मोटरवे प्रोजेक्ट के वाले से काम किया, जो इसमें इरेगुलरिटी थी, जहाँ जहाँ पे भी करप्शन थी, उन करप्शन को उन्होंने हाईलाइट किया। तो इस करप्शन में चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट अदारा हो या गवर्नमेंट का अदारा हो, सबको उन्होंने एक्सपोज किया था। और उनकी इस रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें कई सारे मसाइल भी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये रिपोर्टिंग की। उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक की नजकारी के वाले से भी प्रोजेक्ट किया। उस प्रोजेक्ट की बुनियाद पे गवर्नमेंट को अपने फैसले तब्दील करने पड़े। नैब की रिपोर्ट्स गुम हो जाती थी, उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था या अटार्नी था वो रिप्लेस हो जाते थे, वो एक्सचेंज होते थे, बीमार होते थे, छुट्टी पे चले चले जाते थे। तो अरशद शरीफ ने उनकी वो जो दस्तावेज़ात जो गुम होती थी, जो ऑफिसर रिप्लेस होते थे, उनको एक्सपोज करना शुरू किया और कहा ये कौन करता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो जब उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए, तो कई सारे अदारों को, कई सारे लोगों के उन्हें ये सवाल पसंद ना आए। इसके बाद बात आगे बढ़ाता हूँ।
उन्होंने निशात ग्रुप ने जो एक होटल बाय किया था सेंट जेम्स होटल लंदन में, उसकी तफसीलात कौम और लोगों के सामने पेश की। और उसकी तफसीलात जब कौम और लोगों के सामने आई तो फिर उन्हें करप्ट लोगों को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को और सियासतदानों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई। बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से भी प्रोजेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, उनको जो सवालात भेजे गए, आज तक अरशद शरीफ को उन सवालात के जवाबात मौसूल नहीं हुए। अरशद शरीफ ने जो अगला प्रोजेक्ट किया वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हवाले से उन्होंने काम किया। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के में जो इरेगुलरिटी थी उनको उन्होंने जब हाईलाइट किया तो इसके हवाले से भी गवर्नमेंट को काफ़ी टफ टाइम मिला। पनामा लीक्स के हवाले से उन्होंने काम किया, मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेटरशिप के हवाले से काम किया, और डीप स्टेट के हवाले से उन्होंने काम किया कि किस तरह से ये अदारे वो मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं और गवर्नमेंट को बनाते और बिगाड़ते हैं और इस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और काम उन्होंने जो किया वो टीटी ट्रांसफ़र के हवाले से था, जो मनी ट्रांसफ़र के हवाले से जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वो जब भी अपने विलाग का आगाज़ करते थे वो तो ये बात ज़रूर करते थे, ये यूं ही प्राइम मिनिस्टर है कि जिस दिन इन्होंने हलफ लिया उस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो वो कौन था जिसने इस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी? तो इस तरह से उन्होंने इस मनी ट्रेल के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी प्रोजेक्ट किया जो हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ था। उन्होंने फेक अकाउंट्स के हवाले से भी बड़ा शानदार काम किया था कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे इस सेंस में कि माली एतबार से उनकी इतनी बसात नहीं होती कि मिलियन डॉलर्स या करोड़ों और लाखों रुपए उनके अकाउंट्स में आ जाते हैं, उन्हें खुद भी इस चीज़ का पता नहीं होता। तो ये भी उन्होंने काम किया। इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने भरपूर अंदाज में काम करके लोगों के सामने हकायक लेके आए। शहबाज गिल को के हवाले से उन्होंने काम किया कि कौन उनको रात के अंधेरे में उठा के ले गया था। जब इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमने ये तशद्दुद नहीं किया तो कौन उन्हें नंगा करता था, कौन उनकी आंखों पे पट्टी बांधता था। इसी तरह जब आज़म सवाती की बात हुई तो आज़म सवाती साहब के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए कि ये कौन है जो मुल्क के अंदर एक मुल्क बनाए बैठा है, जो हुकूमत के अंदर एक हुकूमत बनाए बैठा है, कौन उनको रात को 3 बजे उठा के ले जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनता है, एक बुज़ुर्ग साइंसदान को, बुज़ुर्ग रहनुमा को तशद्दुद का निशाना बनता है। तो गोया उन्होंने इस हवाले से भी बड़ा शानदार काम किया था। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान के अदारों को उन्होंने एक्सपोज किया। उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो रजीम चेंज का प्रोजेक्ट था कि पाकिस्तान के अंदर एक साइफर आया, साइफर किसने किसको क्यों भेजा, उसका मकसद क्या था, ये सारी बातें उन्होंने एक्सपोज की। और जिनको वो साइफर आया था वो हमारे इस भाई के दुश्मन बन गए और उन्हें उन्हें शहादत के रुतबे पे फायज किया। अगरचा इमाम हुसैन के कातलीन भी समझते हैं कि वो शायद कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत इसके उल्ट है। इमाम हुसैन भी शहादत के आला दर्जे पे फायज हो गए। हुसैन एक हुसैनियत की शक्ल अख्तियार कर गए। और मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ ने भी इमाम हुसैन की पैरवी की है। अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया लेकिन अपने बयानिए से, अपनी बात से, अपनी मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो ये जो उनका आखिरी प्रोजेक्ट था रजीम चेंज के हवाले से, इमरान खान साहब के पास क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई थी जब उन पे 16 मुकदमात दायर हुए कि अब उन पे ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी, उन्हें शहबाज गिल की तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, तो उन्होंने उन्हें पाकिस्तान को छोड़ने का मशवरा दिया। तो उनकी बात मानते हुए वो यूए में चले गए। फिर यूए में भी जब उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई तो वो यहाँ से निकले तो कीनिया चले गए। और कीनिया उनका आखिरी मुकाम था जहाँ पे वो 23 अक्टूबर को इसी साल अल्लाह के हजूर पेश हो गए। तशद्दुद का निशाना बनते हुए दुश्मनों ने, जालमों ने उन्हें सर पे गोली मारी और उन्हें शहादत के रुतबे पे फाइज कर दिया। और मैं समझता हूँ कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो अल्लाह के हजूर ज़िंदा होते हैं। ये क्यों ज़िंदा होते हैं? इसलिए ज़िंदा होते हैं क्योंकि हमारे नबी ने ये फरमा दिया, कुरान में ये लिखा हुआ है कि वला तक़ूलून लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, कि जो शुहदा हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, अल्लाह के हजूर अपना रिज़्क ले रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ
میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا بھائی، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما ارشد شریف شہید زندہ ہے اور اللہ کے حضور اپنا رزق لے رہا ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہے انشاءاللہ۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔